नाउ दिस इज आवर लेक्चर 7th क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक क्या है हमारा? लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। आपको पता होगा हमारी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, तो जो केमिकल रिएक्शन है वो है ना बहुत सारे हमारे लॉज को फॉलो करती हैं और उन लॉज के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। है ना, क्या होते हैं हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और देयर आर मेनली द 5 टाइप्स ऑफ लॉज। कितने लॉज हैं हमारे? 5 प्रकार के हैं, जिनको हम 1 बाय 1 इसके अंदर स्टडी करेंगे। जो हमारे पहले 4 लॉ हैं वो डील करते हैं किसके बारे में? मास रिलेशनशिप के बारे में। जो फर्स्ट 4 लॉज हैं वो डील किससे करते हैं भाई? पहले जो चार हमारे लॉज हैं दे डील विद द मास रिलेशनशिप। किससे डील करते हैं भाई? मास रिलेशनशिप से। चलिए, और जो हमारा 5th लॉ है इट डील विद द वॉल्यूम रिलेशनशिप। इट डील विद द वॉल्यूम रिलेशनशिप। जो हमारे पहले 4 लॉ हैं वो डील करते हैं मास रिलेशनशिप से, और जो 5th लॉ है इट डील विद द वॉल्यूम रिलेशनशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी 1 बाय 1 इन लॉज के रिगार्डिंग। पहला जो लॉ है वो क्या है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने 9th क्लास में भी इसको स्टडी किया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे इसको कंप्लीटली ब्रीफली स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान दे, दिस लॉ वाज गिवन बाय या दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड या फर्स्ट स्टडी बाय द फ्रेंच केमिस्ट। एक फ्रांस की कंट्री के फ्रेंच केमिस्ट, नाम क्या था? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। और उन्होंने ये लॉ दिया था इन 1789 1789 के अंदर। दिस लॉ वाज फर्स्ट स्टडी बाय ए फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोजियर इन 1789। कलिए ना, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होगा then the total mass of reactant is always equal to the total mass of product. According to this law, हमारा ध्यान दे, according to the law of mass of conservation, according to the law of conservation of mass या according to the Anthony Lavoisier studied, उनके अनुसार क्या था भाई? the total mass of the reactants is always equal to the total mass of products। यानी किसी भी केमिकल चेंज के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान किसी भी रिएक्शन के अंदर, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो या केमिकल रिएक्शन हो, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। यानी दूसरे शब्दों में उसने इस बात को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया था कि मास कैन नाइदर, मास या मैटर, मास बोल दो या मैटर बोल दो, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। clear ना? sometimes that's why this law is also known as the law of indestructibility of matter। क्या बोलते हैं इसको? law of indestructibility of matter। बिकॉज हमने पढ़ लिया इस लॉ के अनुसार कि मैटर को ना ही आप क्रिएट कर सकते ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी एक मैटर और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। that's why sometimes this law is also known as the law of indestructibility of matter या law of conservation of mass। and this law was given by French chemist Anthony Lavoisier in 1789। दोबारा ध्यान दे, according to this law the total mass of the reactant is always equal to the total mass of products during any reaction either physical or chemical। चलिए, चाहे वो फिजिकल चेंज हो चाहे वो केमिकल चेंज हो। करिए ना, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लिया हमारे पास आइस है, आइस को अगर आप हीट करोगे इट विल चेंज इनटू द वाटर, वाटर को फर्दर हीट करोगे इट विल चेंज इनटू द वेपर्स। आइस क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। वेपर्स किस फॉर्म में होते हैं? गैसेस फॉर्म में। तो अगर आप हीट करोगे तो आइस चेंज इनटू द वाटर, वाटर को अगर आप फर्दर हीट करोगे तो वाटर चेंज इनटू द वेपर्स। सिमिलरली अगर वेपर्स को आप कूल करोगे, ठंडा करोगे, कूल यानी प्रेशर अप्लाई करोगे तो दे चेंज इनटू द वाटर, और वाटर पे अगर कूल करोगे तो दे चेंज इनटू द वाटर, चेंज वेपर चेंज इनटू द वाटर और वाटर चेंज इनटू द आइस। करिए ना,
दिस इज द फिजिकल चेंज। ये एग्जांपल किसका, वही हमारा फिजिकल चेंज का। अगर आप केमिकल चेंज की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल देता हूं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था भाई, लैंडोल्ट, आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं लैंडोल्ट का। लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, अपनी एक ट्यूब बनाई, लैंडोल्ट ट्यूब, जिनका नाम क्या रखा था, लैंडोल्ट ट्यूब। और उसने दो ट्यूब ली, लैंडोल्ट ने दो ट्यूब ली अलग अलग। एक ट्यूब के अंदर उसने सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन डाला और दूसरी ट्यूब के अंदर उसने सिल्वर नाइट्रेट डाला AgNO3। यानी लैंडोल्ट ने क्या किया, केमिकल चेंज का एग्जांपल दिया। उसने क्या किया, एक में तो डाला कॉमन साल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट साधारण नमक, प्लस एक में क्या यूज किया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और उन ट्यूब का नाम क्या रखा, लैंडोल्ट्स ट्यूब। क्लियर। पहले वाला एग्जांपल क्या था भाई, फिजिकल चेंज का, और दिस एग्जांपल डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंज, जो किसने स्टडी किया था भाई, लैंडोल्ट्स ने। तो NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट जैसे उसने रिएक्ट करवाया, उसने क्या पाया कि इन्होंने क्या बना दिया, NaNO3 दे कन्वर्ट इनटू द सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो उसने क्या पाया कि रिएक्शन के होने से पहले जो मास था ना, और रिएक्शन के होने के बाद का जो मास था, वो दोनों मास क्या थे, सेम थे। तो उसने भी इसे प्रूव किया, द टोटल मास बिफोर द रिएक्शन एंड द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन इज आल्सो सेम। तो दिस आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी इस प्रकार से किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। आपको याद हो तो एक लॉ और होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, वो दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिन्होंने इक्वेशन प्रोवाइड की थी लॉ ऑफ मास और एनर्जी की, क्या प्रोवाइड की थी, E=mc², और उसको बोलते थे लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी। और ये लॉ किसने दिया था भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और इस लॉ में एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था E=mc², वे इज द E is the energy of photon particle, m is the mass of photon particle and c is the speed of light। क्लियर ना। हम बात कर रहे हैं भाई, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने स्टडी कर लिया, फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज भी। क्लियर। नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स टू प्रूव इट। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है भाई, हमारा 4.9 किलोग्राम हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट है, जिसको हमने हीट किया। हमारे पास क्या, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है। अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या बनाएगा, KCl प्लस साथ में क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस। अगर आपको बैलेंस करना तो बैलेंस भी कर सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। तो उसने क्या बताया, आपके पास पोटेशियम क्लोरेट था, वो कितना था, 4.90 ग्राम। उसने ना हीट प्रोड्यूस की, और उस टाइम पे ऑक्सीजन का जो मास आया, when it produced, then the mass of residue and 1.92 ग्राम this and 4.96 is this। चलिए, उसने बताया 1.92 ग्राम ऑक्सीजन, और ये प्रोड्यूस हुआ हमारे पास 2.96। और टू चेक आउट दिस रिजल्ट इज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नोट। चलिए फॉलो करके चेक करते हैं। रिएक्टेंट का मास कितना है, 4.90 ग्राम है। प्रोडक्ट का क्या है, इन दोनों को जोड़ लो, 2.96 जमा 1.92 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4.88, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.90 ग्राम। क्योंकि कितना डिफरेंस है, ओनली 0.02, विच इज नेग्लिजिबल इन नेचर। ये क्या है, नेग्लिजिबल इन नेचर। तो यस, दिस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, और न्यूमेरिकल की बात करते हैं इसी के ऊपर। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है इसी के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। क्या भाई, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। इसने बताया AgNO3 का क्या मास रिएक्ट करेगा NaCl के साथ। ये तो वही है हमारी लैंडोल्ट्स रिएक्शन, जिसने क्या बनाया था, NaNO3 प्लस AgCl। चेक करते भाई क्या दे रखा है इन्होंने बताया सिल्वर क्लोराइड का मास दे रखा है 14.35 ग्राम, सोडियम नाइट्रेट का दे रखा है 8.5 ग्राम, NaCl का दे रखा है
5.85 ग्राम हमें सिल्वर नाइट्रेट का निकालना है। निकालने के लिए मैंने क्या मान लिया इसका x। तो टोटल अकॉर्डिंग टू द, हम किसको लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यानी x प्लस 5.85 बराबर होना चाहिए 8.5 प्लस 14.35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे भाई, 14.35 प्लस 8.5 माइनस का क्या जाएगा 5.85, इन दोनों को जोड़ेंगे भाई 14 और 8 22.85 घटा का 5.85 कितना बचा भाई 17.0 ग्राम। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आई हमारी 17.0 ग्राम। क्लियर। इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं किसके ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल आसान है भाई। क्लियर ना। किसने दिया था ये, एंटोनी लावोजियर ने, फ्रेंच केमिस्ट इन 1789। he told to Gauss the law of conservation of mass, and this law is also known as the law of indestructibility of matter. Now we will discuss about the next law. Second, law of constant composition. क्या बोलते हैं इसको, law of constant composition, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या उसका नाम क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इनका वैसे कौन सा भी बोल सकते हो आप इसको, इसके लॉ के दो नाम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हो या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। दिस लॉ वाज आल्सो गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट थे हमारे J.L. प्राउस्ट, J.L. प्राउस्ट इन 1799, उसके 10 साल बाद। चलिए ना, जो फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था एंटोनी लावोजियर ने, उसके 10 साल बाद J.L. प्राउस्ट ने एक नया लॉ दिया था 1799 में, 1799। He deals about the composition of elements present in a given compounds। क्लियर ना। उसने कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट उनकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया था, और ये उसने ला दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का। क्लियर। किसमें दिया था भाई, फ्रेंच केमिस्ट J.L. प्राउस्ट ने इन 1799, 1799 में। उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound is always found to be made up of same element combined together in the same fixed proportion by mass। अगर कोई कंपाउंड, दोबारा ध्यान दें, a chemical compound is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion, same fixed proportion मिलेगा by mass के द्वारा। क्लियर ना। ये क्या था भाई हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a chemical compound is always present या found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion या fixed ratio by their mass। चलिए भाई, अगर एग्जांपल लें हम प्योर वाटर का लें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम किसी भी सोर्स से ले लो आप, वेल, रिवर, लेक, सी, किसी भी से, या किसी भी कंट्री का लें, वो हमेशा कॉम्बिनेशन से बना होगा, एक हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। उसने क्या बताया, अगर आप प्योर वाटर की बात कर रहे हो, प्योर वाटर ये गंदे नाले पानी की बात नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्योर वाटर। अगर आप प्योर वाटर लेते हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी रीजन से हो, और किसी भी चीज से हो, चाहे वो ट्यूबवेल से हो, रिवर से हो, सी से हो, लेक से हो, किसी भी, चाहे ओशियन से प्रेजेंट हो, लेकिन प्योर वाटर है, अगर वो प्योर वाटर है तो इट इज ऑलवेज मेड अप बाय 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम, 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम। चलिए ना। उसके अंदर एक हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट होगा और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होंगे। क्लियर ना। सॉरी, रिस बता दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इट इज प्रेजेंट बाय 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। सॉरी भाई, H2 होता है ना फॉर्मूला हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का, H2O। क्लियर। तो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और हमें पता है 1 हाइड्रोजन का मास 1, 2 एकम 2, और 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 एकम 16, तो 2 एकम 2, 16 एकम 16, तो 2:16, यानी इसको काटेंगे कितना आएगा 1:8, 1:8 बाई फिक्स मास। यानी आप किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से
आप अगर प्योर वाटर लेके आते हो तो उसके अंदर जो मास का रेशियो होगा क्या होगा 1:8 होगा, किसके बीच में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर ये बात। और किसी एग्जांपल की बात करते हैं, मान लिया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 गैस, तो इट इज मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड टू ऑक्सीजन। तो कार्बन का मास कितना होता है 12, एटम कितना है 1, ऑक्सीजन का मास 16, एटम कितने हैं 2, तो 12 1 कम 12, 16 दूनी 32, काटिए इसको, 4 3 12, 4 8 32। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा 3:8, 3:8 होगा। बी रिमेंबर इट भाई, 3:8। आप चाहे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए इस प्रकार से और भी। लेकिन इस लॉ की कुछ कमियां थी, वो कमियां क्या थी, द फर्स्ट वन जो लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस, अब बात करें कमी भाई इस लॉ की, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन या फिक्स्ड कंपोजिशन, जो भी आप बोलना चाहो, या कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। तो इस लॉ की जो कमियां थी, लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब क्या है कमियां, इस लॉ की जो कमियां थी, लिमिटेशंस थी, जो वीकनेस थी, वो क्या थी, फर्स्ट वन, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स विच मे बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स। यानी डिफरेंट आइसोटोप्स, जैसे कार्बन के आइसोटोप कितने होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, कार्बन 12 13 14। तो ये डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि आइसोटोप्स को अगर आप वेरी करोगे तो मास भी क्या होगा, वेरी होगा, वो मास भी क्या होगा भाई, वेरी होगा। जैसे आप एग्जांपल की बात करें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर उसके अंदर 12 आइसोटोप है तो रेशियो कितना आया था भाई, 12:32। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अगर उसके अंदर कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है, कार्बन 14 है, जिसको क्या बोलते हो, कार्बन डेटिंग बोलते हो, कार्बन डेटिंग, इसको क्या बोलते हो, कार्बन डेटिंग टेक्निक में यूज होता है टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्रीज, क्लियर ना, या अदर मिनरल्स जो चीजें प्रेजेंट उनकी एज निकालने के लिए, उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो रेशियो क्या होगा 14:32, तो दिस विल वेरी, तो एट दैट टाइम इट इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना आपको, इट इज नॉट सुटेबल या इट इज नॉट फिट या इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आइसोटोपिक एलिमेंट्स। अगर आप आइसोटोप्स के एलिमेंट की रिगार्डिंग चल रहे हो तो उस टाइम पे ये एप्लीकेबल नहीं करेगा, इट नॉट होल्ड्स गुड। क्लियर, ये इसकी कमी थी पहली। दूसरी इस लॉ की कमी क्या थी भाई, द एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड्स फॉर्म्ड में बी डिफरेंट। यानी एलिमेंट तो सेम रेशियो में कंपाउंड हो रहे हैं, लेकिन जो कंपाउंड है वो क्या है, अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CHO की बात कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो दो कंपाउंड के एग्जांपल लेते हैं। एक तो क्या है इथाइल एल्कोहल C2H5OH, दूसरा क्या है CH3OCH3, क्लियर ना। तो इन दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या भाई सेम है, क्या है C2H6O, यानी 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सेम 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और इनके अंदर जो मास का रेशियो है वो भी क्या है, सेम है। कैसे भाई, इसके अंदर और इसके अंदर, क्योंकि C:H:O है, वो कितना आएगा भाई हमारा 24:6:16, यानी 12, 2 तो काट देंगे, 12 2 3 6 2 6 16, 12:3:8, इस प्रकार से आ जाएगा, क्लियर ना, इस प्रकार से आएगा। तो इन चीजों के लिए भी एप्लीकेबल नहीं। द एलिमेंट्स विच कंबाइन इन द सेम रेशियो बट दे फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड अलग अलग है। ये इथाइल एल्कोहल कंपाउंड है और ये कौन सा है, डाई इथाइल ईथर है। ये ईथर है हमारा, ये एल्कोहल है, एक एल्कोहल एक ईथर है, लेकिन उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट क्या है, वो सेम है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, क्लियर ना। इस प्रकार से डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या है एप्लीकेबल नहीं है। द एलिमेंट्स मे कंबाइन इन द सेम रेशियो बट द कंपाउंड्स मे बी डिफरेंट। कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट। यहाँ पे कंपाउंड एक एल्कोहल है तो एक क्या है, ईथर है, इस प्रकार से, क्लियर। ये 2 कमियां थी, दीज आर द 2 वीकनेसेस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय, ये लॉ किसने दिया था भाई, J.L. प्राउस्ट, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन 1799 के अंदर दिया था भाई, चलिए ना। चलिए अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है भाई हमारा इसके ऊपर, इस लॉ के ऊपर
न्यूमेरिकल फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है भाई, अगर 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइन डायरेक्टली विद द 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड पेरोक्साइड, ठीक है, यानी इसने बताया लेड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, लेड पेरोक्साइड PbO2। तो लेड पेरोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ईटिंग लेड नाइट्रेट, इट वाज फाउंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन लेड पेरोक्साइड इज दिस। उसने बताया एक मेथड तो ये था, दूसरा क्या है, अगर हमारे पास क्या है लेड नाइट्रेट है PbNO3 की ट्वाइस, अगर आप इसको हीट करते हो तो एक तो क्या होता है PbO2 प्लस NO2 प्लस O2, यानी इन दोनों केसों में लेड पेरोक्साइड बन रहा है, दोनों केसों के अंदर क्या बन रहा है, लेड पेरोक्साइड बन रहा है। तो चेक करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर भाई। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मास ऑफ पेरोक्साइड जो हमारा आया वो निकालना है। चलिए सॉल्यूशन, मास ऑफ पेरोक्साइड फॉर्म्ड कितना दे रखा था भाई, 6.488 लेड का, और ऑक्सीजन का कितना था, कितना था भाई 1.002 जोड़ेंगे वैल्यू कितनी आएगी भाई 7.490 ग्राम, ये वैल्यू आएगी भाई 7.490। जब 7.490 ग्राम पेरोक्साइड 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वैल्यू चेक करनी है हमें। चलिए 100 को लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 7.490 ग्राम कंबाइन होता है तो 1.002 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, एक कंबाइन होगा तो 1.002 बटे 7.490, अगर 100 ग्राम कंबाइन होगा तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो वैल्यू कितनी आती है भाई हमारे पास 13.38 ग्राम। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन की जो प्रेजेंट है परसेंटेज वो कितनी है 13.38%। क्लियर। और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो परसेंटेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई हमारी, वो भी कितनी है ये क्या था भाई हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में वैल्यू गिवन हमारी कितनी है 13.38% पहले से ही गिवन है। तो दोनों की वैल्यू क्या भाई हमारी सेम है। दोनों के अंदर हमें चेक करनी थी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लेड पेरोक्साइड। तो पहले वाले में हमने निकाल ली, कितनी आई 13.38, दूसरे वाले में दे रखी 13.38, दोनों वैल्यू क्या है सेम है। दैट मीन्स दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, यानी जो आपके कंपाउंड्स की जो अंदर ऑक्सीजन की जो प्रेजेंट है उसकी जो रेशियो है वो क्या है सेम है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर ना, इस प्रकार से। तो इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स और भी कर सकते हो, सिंपल न्यूमेरिकल्स है हमारे। हमें प्रेजेंस चेक करनी होती है एलिमेंट की इनटू द डिफरेंट कंपाउंड्स, क्योंकि ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ भी यही बोलता है कि जो एक एलिमेंट प्रेजेंट है वो डिफरेंट कंपाउंड के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो उसकी प्रोपोर्शन हो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर वो वैल्यू चेंज होती है तो ये लॉ क्या करता है, दिस लॉ डज नॉट होल्ड्स गुड फॉर दैट इक्वेशन या दैट कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट वन, थर्ड लॉ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।